साइंस विला क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जल संसाधन की, जो आपके यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है। तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पानी से जुड़ी एक पहेली को समझेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर पानी की कमी होती क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक भारत के मंदिर यानी बांधों को, और फिर उन पर हो रहे विवादों को भी समझेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे बारिश के पानी को बचाने के हमारे पुराने और शानदार तरीकों की। चलिए सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसी पहेली जो इस पूरे चैप्टर की जान है। जब हम जानते हैं कि हमारी धरती का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और पानी तो एक नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो फिर हम पानी की कमी या जल दुर्लभता की बात ही क्यों करते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। और देखिए, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है। एक अंदाजा लगाया गया था कि 2025 तक ही करीब 20 करोड़ लोगों को पानी की भयानक किल्लत का सामना करना पड़ सकता था। ये आंकड़ा हमें बताता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। तो फिर असली सवाल ये है कि आखिर ये कमी हो क्यों रही है? जैसा कि हम अब देखेंगे, मामला सिर्फ कम बारिश होने से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके पीछे ना कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। आप सोचिए, हमारी आबादी बढ़ रही है, तो जाहिर है ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा अनाज उगाना पड़ेगा, और ज्यादा अनाज मतलब सिंचाई के लिए ज्यादा पानी और जमीन से ज्यादा पानी निकालना। फिर आज़ादी के बाद हमारे देश में तेजी से उद्योग लगे, शहर बसे, और इन सबको चलाने के लिए पानी की मांग आसमान छूने लगी। और पता है, एक बहुत ज़रूरी बात अक्सर हम भूल जाते हैं। पानी की कमी सिर्फ पानी के न होने से नहीं होती। कभी कभी पानी तो होता है, लेकिन वो इतना जहरीला हो चुका होता है कि हमारे किसी काम का नहीं रहता। सोचिए, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, खेतों के केमिकल्स, कीटनाशक, ये सब जब हमारे नदी तालाबों में मिलते हैं तो पानी होते हुए भी हम प्यासे रह जाते हैं। आज़ादी के बाद भारत को अपने पानी को मैनेज करने के लिए एक बड़े और शानदार उपाय की तलाश थी, और ये उपाय हमें मिला बड़े बड़े बांधों के रूप में। और इसी सोच के साथ हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े गर्व से इन बांधों को एक नाम दिया, आधुनिक भारत के मंदिर। उन्हें लगता था कि यही बांध देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। अब इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका काम सिर्फ पानी रोकना नहीं था। अरे ये तो एक साथ कई काम करते थे, जैसे खेतों की सिंचाई, बिजली बनाना, शहरों और कारखानों को पानी देना, बाढ़ को रोकना, और यहाँ तक के मछली पालन भी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आया। समय के साथ यही मंदिर पूजा की जगह बहस और विरोध का केंद्र बन गए। और यहीं पर हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो हैं वो सारे फायदे जिनके लिए ये बांध बनाए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ हैं कुछ बहुत ही गंभीर सामाजिक और कुदरती नुकसान। बांधों की वजह से नदियों का खुला बहना रुक जाता है, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन मुश्किल हो जाता है, और सबसे दुखद, लाखों लोगों को अपने घर, जमीन छोड़कर जाना पड़ता है। और मामला सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहा। जब आप एक नदी पर बांध बनाते हैं तो आप दरअसल उसके बहाव को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है? एक राज्य में बना बांध नीचे बसे दूसरे राज्यों के लिए पानी की किल्लत पैदा कर सकता है, और बस यहीं से शुरू हो जाते हैं राज्यों के बीच बड़े बड़े झगड़े, जैसा कि कृष्णा गोदावरी विवाद में देखने को मिला। तो जब इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की इतनी सारी दिक्कतें सामने आने लगी, तो कई लोगों ने सोचा कि शायद जवाब आगे नहीं बल्कि पीछे देखने में है, हमारे पुरखों के तरीकों में। जैसे कि पश्चिमी हिमालय के पहाड़ों में वहां के लोगों ने क्या शानदार तरीका निकाला। उन्होंने नदियों और झरनों की धारा से छोटी छोटी नहरें, जिन्हें गुल या कुल कहते हैं, बनाकर अपने खेतों तक पानी पहुंचाया। कितना सरल और असरदार। और अगर हम राजस्थान के सूखे इलाकों की बात करें तो वहां तो हर घर में पानी का अपना एक बैंक होता था। जी हाँ, आंगन में बने जमीन के नीचे टांके। यहाँ छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, और इस पानी को, जिसे वहां पालर पानी कहते हैं, अमृत जैसा शुद्ध माना जाता था। ये वाला तो बहुत ही अनोखा है। मेघालय की ये तकनीक देखिए, करीब 200 साल पुरानी।
यहाँ बांस के पाइपों का इस्तेमाल करके झरनों का पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। सोचिए, जरा भी पानी बर्बाद नहीं होता। कितनी कमाल की और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग है ना? और ये मत सोचिएगा कि ये सब पुरानी बातें हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी ये तरीके जिंदा हैं, और तो और अब तो सरकारें भी इन्हें अपना रही हैं। जैसे तमिलनाडु, वो देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने हर घर के लिए छत पर बारिश का पानी जमा करना कानूनन जरूरी कर दिया है। तो अब हम इस सफर के आखिर में एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। भारत के भविष्य के लिए क्या बेहतर है? क्या हमें और बड़े बड़े बांध बनाने चाहिए या फिर अपने पुरखों के ज्ञान को फिर से अपनाना चाहिए? इसका जवाब ही हमारे देश का पानी का भविष्य तय करेगा।